आगे चले, यहाँ से हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, वर्क एनर्जी पावर। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले एक सवाल मैं कराने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि वो कौन सही बताएगा। नहीं, बताना नहीं है, मैं पूछूंगा, मिटा दूँ मैं। एक टेबल है, एक बॉडी है, इस पे फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ये यहाँ से यहाँ चला गया, मान लो ये 2 मीटर चला गया, 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब बताना व्हाट इज ग्रेविटेशनल वर्क डन, ग्रेविटेशनल वर्क डन, ठीक है। चॉइस दे रखा है 10 जूल, 20 जूल, ठीक है ना। सी लगा 15 जूल और डी दे रखा है 0, 20 होगा, ठीक है। अली 10 होगा, गुड। निखिल बोलो, निखिल बोलो, नहीं समझे क्यों? फोर्स 10 जूल का लगाया, 2 मीटर आगे गया, कितना वर्क डन हुआ? ग्रेविटेशनल वर्क डन। ठीक है, तहुरा से पूछते हैं। गलत हो गया तो कोई बात नहीं, वो तो मैं पूछ ही रहा हूँ क्योंकि गलत ही होना है। सर ये एक्स्ट्रा दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चले। आंसर है इसका 0, ठीक है। आगे चले, पीछे समझाता हूँ इसे। वर्क डन जो है हमने यहाँ लिखा ग्रेविटेशनल वर्क डन, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल वर्क डन का मतलब है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में ये बॉडी ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ऐसे काउंट करेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये जो अगर हम लोग सिंपल खाली वर्क डन पूछता तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग ग्रेविटेशनल वर्क डन बोलेंगे तो ये जो बॉडी है जहाँ से गया, मान लो यहाँ से यहाँ गया और वापस यहीं आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। जहाँ से गया तो वहीं पे आ गया, उसी लेवल पे आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वर्क डन 0 हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ से देखिए, यहाँ अगर मैं अर्थ मान लेता हूँ, यहाँ से इसकी हाइट लेते हैं और इसकी हाइट लेते हैं तो दोनों का हाइट बराबर है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि हमारा जो ना हाइट चेंज नहीं हुआ, हाइट जितना था पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वर्क डन में हाइट को लेते हैं, जैसे वर्क डन होता है एम फोर्स इनटू ग्रेविटी एच, mgh, तो यहाँ पे हाइट लेते हैं हम लोग। अगर ये बॉडी ऊपर जाएगा तब तो ग्रेविटेशनल वर्क डन होगा, ऊपर नीचे करेगा तो। जैसे एक बॉल को थ्रो करते हैं, देखो ये एक सरफेस है, यहाँ से बॉल को थ्रो किया, ऐसे यहाँ पे आके गिर गया, ग्रेविटेशनल वर्क डन कितना? ग्रेविटेशनल वर्क डन कितना ये बताना, इसमें 0। ग्रेविटेशनल वर्क डन 0 है, क्योंकि जिस हाइट पे था चल के दोबारा यहीं पे आ गया, तो अब इनिशियल फाइनल हाइट दोनों सेम है, ठीक। याद रहे ये ग्रेविटेशनल वर्क डन है। सिंपल वर्क डन बोलेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर खाली वर्क डन पूछेंगे तो वर्क डन सिंपल पूछेंगे तो कितना फोर्स ला के फेंका गया है, फोर्स होगा इसका, इसका एक कंपोनेंट लेते हैं और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये नॉर्मल वर्क डन होगा।
लेकिन ग्रेविटेशनल वर्क डन पूछ ले तो ये 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दे रखा है, और ये वाला बॉल वाला थ्रो करने वाला तो दे ही रखा है। इसलिए मैंने इसको बताया कि ग्रेविटेशनल वर्क डन और ये नॉर्मल वर्क डन का डिफरेंस समझ ले। कितनी बात समझ में आई? आप खुद से समझ लो, फिर नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे बोलना है। नहीं समझ में आए? ओ लो, ग्रेविटेशनल वर्क डन में क्या बताया कि ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं, बॉल को ऊपर फेंके या नीचे आए तो कितना हाइट का चेंज आ रहा है, वो हमारा ग्रेविटेशनल वर्क डन होता है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो नॉर्मल वर्क डन तो हम लोग कंसिडर करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल वर्क डन अगर हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है तो ग्रेविटेशनल वर्क डन में हाइट चेंज नहीं हुआ, और हाइट जब चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन 0 होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये बॉल को फेंका, ऊपर से लाया तो वहाँ वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है, वापस यहीं आ गया तो हाइट का कितना डिफरेंस है? कुछ भी नहीं, जहाँ से गया था वहीं वापस आ गया, तो इसका ग्रेविटेशनल वर्क डन 0 हो गया। वैसे भी नॉर्मल वर्क डन ऐसे भी लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन ये फाइनली यहीं आ गया तो इसमें इसका 0 हो गया। अब जैसे मैंने टेबल बताया था कि यहाँ पे था और वापस इसको यहाँ से वहाँ ले गए तो ग्रेविटेशनल वर्क डन तो 0 हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल वर्क डन जैसे हम लोग का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो वर्क डन का वैल्यू है, और वो वर्क डन ठीक 20 बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल वर्क डन नहीं है, खाली वर्क डन है वो। और ग्रेविटेशनल वर्क डन में ऊपर नीचे हाइट के रिस्पेक्ट में चेंज आना चाहिए। अब जैसे ये बॉल को फेंका हमने, ठीक है, तो ये बॉल ऐसे होते हुए इतना हाइट पे गया, लेकिन वापस फिर सरफेस पे आ गया। अब यहाँ से बताना है ग्रेविटेशनल वर्क डन बताना है, तो 0 हो गया। अगर हम लोग ऐसे पूछे कि वर्क डन बताइए तो फिर कितना फोर्स लाया, कितना डिस्टेंस गया, वो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, वर्क डन आएगा उसमें, मगर ग्रेविटेशनल वर्क डन 0 है। कितनी बात सुन में? तो याद रखना है कि जो वर्क डन पूछेगा तो ग्रेविटेशन पूछ रहा है या नॉर्मल वर्क डन बोल रहा है, ये भी ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि सारा कुछ दे दे, आप कैलकुलेट करके आंसर ला के आ जाओ बाहर, और ये ध्यान ही ना किया ग्रेविटेशन वर्क डन पूछा था और बाहर आने के बाद पता चला कि ओह कहाँ सर मारूँ मैं। ठीक है, कहाँ पे सर मारूँ कि ये इतना आसान सवाल हमने और क्या कर दिया। कितनी बात सुन में? अक्सर हमें धोखा दिया जाता है, ठीक है ना, और जहाँ कहीं बच्चा धोखा खाए वहीं पे उनको आसानी से बेवकूफ़ बनाते हैं, बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाते वो एग्ज़ामिनर हैं। बताओ वो भी क्या करते हैं, हम तो खुद ही बेवकूफ़ है, और ऊपर से फिर उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे सवाल छोड़ते हैं जिसमें आसानी से बच्चा ट्रैप हो जाए और गलत करे, जबकि वो आसान है मगर उसको चीज़ पता हो। कितनी बात सुन में? तो ये हो गया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कराता हूँ फटाफट नंबर डाल के। क्वेश्चन नंबर 2, जिनके पास बुक है वो देखते रहे, और जिनके पास जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो अपनी किताब खोल के देख लेंगे एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है ना, क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ और उसी तरह से करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, एन ऑब्जेक्ट थ्रू एट ए सर्टेन एंगल to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and final position of the path of the object lies on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravitation on the object? कितना वर्क डन होगा? क्या दे रखा है, एक बॉल को यहाँ से फेंक रहे हैं और ये वापस जाके सेम हॉरिजॉन्टल और सरफेस पे आ गया। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर पीछे दे रखा, आप मिला सकते हैं। ठीक है, 0, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 है ये। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वर्क डन और नॉर्मल वर्क डन का डिफरेंस समझने का। ठीक, अगला दे रखा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ये 3 बता रहा हूँ, ये थ्योरी टाइप की क्वेश्चन है। अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है ना, एक बैटरी से एक बल्ब को जलाया गया, कौन सा एनर्जी किस में चेंज हुआ? बैटरी में जो है, हाँ, बैटरी के अंदर जो ना केमिकल एनर्जी होता है वो जो है चेंज हुआ लाइट एनर्जी में। ठीक है ना,
कोई ज़बरदस्ती उल्टा सीधा बक रहा है, ठीक है ना। बल्ब जलने लगा तो लाइट एनर्जी दिया, तो केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे हमारे पास मान लो मैंने एक वज़न को उठाया ऐसे और यहाँ वो छत पे रख दिया, तो कौन सा एनर्जी किस में चेंज हो गया? मस्कुलर। जैसे मैंने किसी वेट को ऊपर रख दिया तो हमारे जो मसल्स पे जो एनर्जी है, तो मस्कुलर एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, क्योंकि ऊपर ले गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर दिया किसी चीज़ को उठाया। तो मान लो हमारा ये फ़ैन चल रहा है, कौन सा एनर्जी किस में चेंज कर रहा है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि रोटेट कर रहा है और रोटेशन जो है ना काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कहलाता है। ऐसे हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो बल्ब जल रहा है तो कौन सा एनर्जी को अभी कर रहा है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें तो बैटरी से दिखा था ना, बैटरी से जला रहा था, ठीक है। जैसे टॉर्च लाइट होता है या कभी लाइट चला जाता है तो इन्वर्टर से चलने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से एक जो फॉर्म है दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जैसे मान लो हमारा विंड मिल देखा है, विंड मिल जो हवाओं से ब्लेड चलता है फिर बिजली बनते हैं, तो कौन सा एनर्जी किस में चेंज होता है? विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे कन्वर्जन है, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का नाम तो सुना होगा बायोलॉजी में, कौन सा एनर्जी किस में चेंज होता है? लाइट एनर्जी, सनलाइट से जो लाइट आता है वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कितनी बात सुन में। तो इस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। यहाँ पे दे रखा बैटरी जो है, अगर एक बल्ब को जलाता है तो कौन सा एनर्जी किस में चेंज हो रहा है। आगे चले हम लोग, मिटा दे कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 210 होगा। सर्टेन फोर्स acting on 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. ठीक है, 20 kg का मास है, 20 kg का मास है, उसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड और ये चेंज होके 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो कितना वर्क डन हुआ? ठीक है, कल हमने एक कंसेप्ट बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला लिखा था हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस। हाँ, तो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? 20 kg का मास है, इसके स्पीड पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, बाद में 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो कितना वर्क डन हुआ? तो वैसे तो वर्क डन के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकालेंगे? तो उससे नहीं करना है, यहाँ पे जो है ना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, उस फॉर्मूले से निकालेंगे। और ये हमारा फॉर्मूला वर्क डन इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कल ये रिलेशन हम लोगों ने किया था। हाफ मास दे रखा है 20 और फाइनल वेलोसिटी है 2 का स्क्वायर और इनिशियल है 5 का स्क्वायर। कितनी बात सुन में? ये 2 से कैंसिल हो गया, 10 हो गया, ये 4 है, ये 25 है, ये बचेगा -21, ठीक है ना, -20 मल्टीप्लाई का -210 जूल, ठीक है ना। माइनस इसलिए कि ये जो पहली वेलोसिटी था वो 5 मीटर है, यानी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और बाद में फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कि उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है, अपोजिट यानी मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लग रहा है, तभी तो उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो -210 जूल वर्क डन लगेगा। माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग अपोजिट में लगा रहे हैं साइन कन्वेंशन के लिए। वैसे जो जूल जो है ना स्केलर क्वांटिटी होता है, साइन से कोई इशू नहीं है, मगर फिर भी ये दिखाने के लिए बॉडी जिधर से मूव कर रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं। कितनी बात समझ में आई? कल हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए और उसमें कुछ कंसेप्चुअल सवाल भी हैं एक्सरसाइज में, तो जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड सवाल था मैंने करा दिया है। अब उसके बाद आज जो हम लोग सवाल करेंगे एक्सरसाइज वर्क एनर्जी पावर के एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है,
an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is the potential energy if the object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is halfway down. पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल। ठीक है, तो ठीक है ना। एक मास है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एक मास है 40 kg का, ठीक है। इसको हम लोग 5 मीटर ऊपर ले जाते हैं यहाँ तक, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा ये बताना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है, mgh। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh। आप लोगों तो कर लिया होगा, मगर मैं अपने लिए प्रैक्टिस कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 4 5 22,000 जूल यूनिट आएगा इसका। इतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा जब यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो। अब क्या बताएं इसके बाद कि यहाँ ले जाने के बाद इसे छोड़ देते हैं तो ये गिरने लगता है। अब बिल्कुल आधे डिस्टेंस पे जब आता है तो यहाँ पे कितना होगा काइनेटिक एनर्जी। तो जब आधे डिस्टेंस पे जाएगा, मान लो ज़मीन से ये 5 मीटर यहाँ गया था, तो अब कितना जाएगा 2.5 मीटर। तो इस वक्त यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी जो होगा 40 × 10 × 2.5 और ये आ जाएगा 1000। तो इतना जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी कंजर्व रहता है। तो यहाँ से जब लौट के आ रहा था तो यहाँ तो 2000 एनर्जी था और यहाँ आने के बाद अभी भी 1000 पोटेंशियल एनर्जी है। तो 1000 काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। 1000 जूल ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1000। तो काइनेटिक एनर्जी है ये 1000 जूल, क्योंकि अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 1000 है। टोटल एनर्जी 2000 था। ठीक, समझ में आई बात। कंजर्वेशन से जितना वो पोटेंशियल है और बाकी जो है काइनेटिक में चेंज होगा, या जितना काइनेटिक में चेंज हो गया जो बचेगा वो पोटेंशियल हो जाएगा टोटल एनर्जी में से। ठीक है, कितनी बात समझ में। अगला क्वेश्चन करने जा रही है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ रहा हूँ। क्या दे रखा है? व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ। ठीक है, 11 दे रखा है। ये हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इसका ग्रेविटेशनल वर्क डन कितना होगा? 0 है। ग्रेविटेशनल वर्क डन भी 0 है और नॉर्मल वर्क डन भी 0 है। क्यों? क्योंकि एक पीरियड के बाद फिर वहीं आ जाता है ये। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल में हम लोग बताया था कि जब तक उसका हाइट में चेंज नहीं आता तब तक उसका कोई वर्क डन नहीं होता। तो ये अर्थ से जितने हाइट पे एक सैटेलाइट है वो उतना ही हाइट पे रहेगा। वो एक सर्कुलर रिंग में, जैसे हम लोग इसका फिगर को बदल देते हैं ज़रा सा, ये हम यहाँ पे बना देते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है तो एक स्फेरिकल रेंज में इस तरह से ये रिवॉल्व करते रहता है, इस पे ऐसे घूमता रहेगा ये पूरा। तो इसका जो डिस्टेंस है हर जगह बराबर है, तो चेंज ऑफ एनर्जी कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ग्रेविटेशनल वर्क डन। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था? ग्रेविटेशनल वर्क डन mgh, हाइट को चेंज होना चाहिए। कल हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। कितनी बात समझ में? सैटेलाइट से एक बात मैं बताऊं, वो कोर्स में नहीं है मगर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ग्रेविटेशन चैप्टर एक हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जो है हम लोगों ने कोर्स के रेस्पेक्ट में तो पढ़ लिया, लेकिन उसमें 11th क्लास में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में भी दे रखा है। ठीक है,
तो मैं सैटेलाइट जानते किसको कहते वैसे? देखो, जब आ रहा हो तो बोलो, वरना तो फिर ऐसे बोलने से क्या फ़ायदा। ठीक है, वैसे तो सभी बोल लेते हैं, सही बोले तो बात समझ में आए। कितनी बात सुनी, सही किसी को आता है। सैटेलाइट होता है द हेवनली बॉडी और द आर्टिफिशियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। कितनी बात समझ में आई? क्या मतलब हुआ? जैसे ये हमारा वो है, सूर्य देव है, हाँ, ये सन है, तो सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? जितने प्लैनेट्स हैं सब उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, सारे प्लैनेट लगाते हैं। ठीक, उसमें अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो ये हमारा अर्थ जो है एक प्लैनेट है। ठीक है ना, कितनी बात सुनी। और अर्थ जैसे मान लो ये अर्थ है हमारा, इसके चारों तरफ एक हेवनली बॉडी चक्कर लगाता है और आर्टिफिशियल बॉडी भी चक्कर लगाता है, इसे कहते हैं हम लोग मून। ठीक है, ठीक, कितनी बात सुनी। मून होता है सैटेलाइट, ये नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि ये बना बनाया है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। द हेवनली बॉडी which revolve around a planet is called satellite. Satellite is two types के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये मैं थोड़ा सा टॉपिक अलग से बता रहा हूँ, ठीक है ना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कितनी बात सुन में आई? नेचुरल सैटेलाइट तो मून है, अब मून को बहुत लोड है, आपको पता ही है, मून पे बहुत वर्कलोड है। मून है तो ये चांद होता, मुहर्रम का चांद, रमज़ान का साथ, शवाल का चांद, ये चांद वो चांद, मुस्लिम बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं उससे। और दूसरे कास्ट, दूसरे रीजन वाले भी उसी मून के मूवमेंट के हिसाब से वो अपना फेस्टिवल मनाते हैं। अगर मून की तबीयत ख़राब हो जाए या छुट्टी में चला जाए तो फिर फेस्टिवल कैसे मनाएंगे? बहुत बड़ा चक्कर है। मून बेचारा कुछ भी हो ड्यूटी देते रहता है। कितनी बात समझ में आई? मून पे बहुत लोड है। ठीक है, तो एक बेचारा हमारा अर्थ का एक नेचुरल मून है, जो हमारा मून होता है नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ना, आज की डेट में हर कंट्री लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि जितना आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा उतना वो साई-फाई होगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा। जैसे हमारे इंडिया में जो सैटेलाइट लॉन्चिंग एक एजेंसी है, नाम है उसका इसरो। इसरो तो जानते होंगे, फुल फॉर्म, ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इसी तरह से अमेरिका का नासा बहुत मशहूर है। ठीक है ना, और भी कई सारे कंट्री हैं जो अपने अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ठीक, सैटेलाइट से क्या बेनिफिट है कि वो जो है ना मॉनिटरिंग करना, अर्थ पे चारों तरफ जो मॉनिटरिंग करना है वो सैटेलाइट के थ्रू होते रहता है। आजकल हम लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, वो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, सब सैटेलाइट के थ्रू है। वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, भाई बादल लगने वाला है, बारिश होने वाला है, तूफान, कैसे पता चल रहा है? सब सैटेलाइट से हम लोग कर रहे हैं। तो आज की डेट में जो हम लोग डेवलपमेंट हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से आगे जा रहे हैं, ये सब सैटेलाइट के हेल्प से हो रहा है। और किसी भी कंट्री को अगर आपने लीड करना है तो दूसरे कंट्री पे नज़र रखना है तो सैटेलाइट से नज़र रख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा एक स्कोप है और आगे चला जा रहा है। इसी सैटेलाइट का वर्क बहुत प्रोग्रेसिव है, लोग आजकल नैनो टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। ठीक है ना, एरोनॉटिक इंजीनियर बन रहे हैं। कितनी बात सुन में, ये एक फील्ड है जिस पे खाली इसी के बारे में पढ़ना लिखना करते हैं। आगे चले हम लोग। लेकिन जो सैटेलाइट होता है जिसको हम लोग लॉन्च करते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है और इस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, इसको हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ और इसे बताता हूँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जानते हैं क्या? किसी को आइडिया? ठीक है, कितनी बात समझ में आई? जैसे मान लो इंडिया ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, ये हमारा अर्थ है,
और अर्थ पे इंडिया भी एक जगह है, मान लो यहाँ पे इंडिया है अर्थ के ऊपर, इसने सैटेलाइट लॉन्च की, इसने यहाँ पे, लेकिन अर्थ तो रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, किधर से किधर, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, तो सैटेलाइट यहीं रह जाएगा, इंडिया नीचे चला जाएगा, फिर रात हो जाएगी, फिर वो सैटेलाइट वहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे कंट्री में जब पड़ेगा तो वो लोग क्या बोलेंगे, ये तो दूसरे कंट्री का सैटेलाइट हमारे कंट्री में दिख रहा है, वो एंटी मिसाइल से मार के डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इतना पैसा लगा के लॉन्च करेंगे और फिर इस तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो उसको ऐसे नहीं करते, उसको क्या करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाते हैं। कितनी बात समझ में आई? जैसे ये हमारा इंडिया के सामने ये सैटेलाइट है, ठीक, तो जैसे जैसे अर्थ इंडिया अपने अर्थ पे चलता रहेगा, ये सैटेलाइट भी ऐसे ही चलते रहेगा। इंडिया यहाँ आएगा रोटेशन के रिस्पेक्ट में, सैटेलाइट यहाँ आएगा, बिल्कुल सामने फेस करेगा। मान लो इंडिया यहाँ आ गया रोटेट करके, सैटेलाइट बिल्कुल सामने फेस करेगा इसको, यहाँ इंडिया आ गया, सैटेलाइट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इंडिया का सैटेलाइट इंडिया को ही फेस करता रहेगा, उसकी अपनी एक स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड होती है, उससे लॉन्च करते हैं। ऐसे सैटेलाइट को कहते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर कंट्री की सैटेलाइट उसी कंट्री के सामने चलता रहेगा, उसकी अपनी स्पीड होती है, उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, एक बार रोटेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका जितना अर्थ का होगा। अर्थ 24 घंटे में एक बार घूम जाते हैं, तो ये सैटेलाइट भी उस कंट्री के साथ साथ 24 घंटे में घूम जाएगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। अरे मेरे बाप, बोलो क्या पूछना चाह रहे, बोलो 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 कोई। नहीं बोलो तो, कौन सा सवाल पूछ रहे हो? ये कह रहा है कंट्रोल कहाँ से होती है सैटेलाइट? जहाँ से लॉन्च करते हैं। अब तुम पूछ लो, कोई पूछना है तो, तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश? नहीं, आगे ख्वाहिश नहीं। ठीक है ना, बोलो बोलो। मून के अलावा और कोई सैटेलाइट है? अर्थ का कोई नहीं है, अर्थ का कोई नहीं है। जुपिटर के 12 सैटेलाइट है, नेचुरल जुपिटर का, लेकिन जुपिटर पता है जुपिटर कितना बड़ा है? अर्थ जैसे 300 अर्थ बनेंगे। जुपिटर इतना बड़ा है कि अर्थ जैसे 300 अर्थ बन जाएंगे, जुपिटर प्लैनेट इतना बड़ा है। कुछ समझ में बात आई? नहीं समझ में आया? जैसे एक हमारा अर्थ है, तो इस पे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जापान, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इतने सारे कंट्रीज़ हैं, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, और आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो अभी तो अर्थ और जुपिटर पे 300 अर्थ के बराबर, तो कितना बड़ा होगा, कैसी आबादी होगी? कोई आबादी नहीं है। अभी सैटेलाइट से पता चल रहा है कि अभी कोई आबादी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जब सैटेलाइट और अच्छे बनेंगे और ज़्यादा इंफ्रा लेवल पे फोटो ला के देखे। तो कितनी बात सुन भाई, आगे चले पीछे चले, तो हमारा अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रही है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर्टिफिशियल जो बना के डालते हैं। टाइम पीरियड कितना? 24 आवर्स। इसकी हाइट कितना? 35,930 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। ये अक्सर आते रहता है, ठीक है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अर्थ से सरफेस से कितना हाइट पे है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बहुत है, इंडिया भी बहुत लॉन्च किया है। आर्यभट्टा सबसे पहला सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था, आर्यभट्टा। उसके बाद ना जाने कितने सारे सैटेलाइट लॉन्च हो गए, वो तो अलग एक चैप्टर ही है पढ़ने के लिए। हाँ हाँ हाँ, मुकुल खा के आया आज, छोटी वाली बोतल है। ओके, आगे चले हम लोग। सैटेलाइट से हम लोग बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, इतना बहुत है। एक छोटी सी बात थी, ये सैटेलाइट बताना था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये बताना था। आगे चले हम लोग, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज में से। ये तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लिया था 11 नंबर। ऐसे ही बाकी छोटे छोटे सवाल है, उसकी ज़रूरत नहीं है, जिसमें ज़रूरत है उसको हम लोग बता रहे हैं। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या दे रखा है? एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज़ रेटेड
1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? ठीक है, एक हीटर है, इलेक्ट्रिकल हीटर, उसका पावर दे रखा है 1500 है, 1500 वाट है उसका पावर। 10 घंटे चलेगा या यूज़ करेंगे तो कितना यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा? ठीक है, कितनी बात, पावर कितना 1500, टाइम कितना 10 आवर्स। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे हम लोग इसका यूनिट? अगर निकालना हुआ तो कितना यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा? तो कल हमने बताया था NPTD अपॉन 1000। पावर कितना है? हाँ 15 सही है। पावर कितना है? एक ही वो हीटर है, एक हीटर है, एक नंबर के हिसाब से पावर है इसका 1500। टाइम कितना 10 आवर्स, एक ही दिन यूज़ करके बताना है, एक ही दिन का जो है। ठीक है, तो 1 0 तो यहाँ से 2 0 3 0 ये कट गए, 15 आ गया। 15 यूनिट जो है ना, 50 यूनिट खर्चा करेगा। 1 यूनिट को क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर भी बोलते हैं, 15 किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 NPTD, बहुत अच्छा फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन 16 करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन जो काम का है, जो आते रहता है, ये आ सकता है, उनको हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 16 मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या दे रखा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। आगे चले, क्या दे रखा है? एक मास है m है और उसकी जो वेलोसिटी है v है और मूव कर रही है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जाहिर बॉडी मूव कर रहा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका? हाफ mv², इतना काइनेटिक एनर्जी है। अब इस बॉडी जो मूव कर रहा है, इसे रोकना है, इसे रोक के उसे रेस्ट में लाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कितना? तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला लिखा था? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² माइनस u²। ठीक है, हाफ v तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि बॉडी को रोक देना है, रेस्ट में ले जाना, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी u²। ठीक है, तो हाफ mv² माइनस में लेंगे क्योंकि जो फोर्स लगाएंगे या जो एनर्जी लगाएंगे मोशन के अपोजिट में लगाएंगे। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि साइन लगा जाए क्योंकि एनर्जी ना स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन फिर भी ऐसे साइन कन्वेंशन के हिसाब से साइन आ रहा है यहाँ। साइन का मतलब, नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें वर्क डन, फोर्स लगाना है, वर्क डन करना है। जैसे मान लो मुकुल आ रहा है साइकिल लेके, नहीं बाइक लेके, हाँ स्कूटी, मुकुल स्टैंडर्ड डाउन थोड़ी करेंगे, ठीक है ना। तो अब स्कूटर, अब नई वाली स्कूटी लेके आ रहा है, उस हाँ अब उसे रोकना चाह रहे हैं तो उसके सामने से ऐसे रोकेंगे, वो हटो नहीं तो उड़ा दूंगा, नहीं। तो जितना उसकी स्पीड होगी उससे उतना एनर्जी देंगे, तब जाके मुकुल की गाड़ी रुकेगी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। 17 देखते हैं, सेम क्वेश्चन है 17। हम तो फॉर्मूले में दिखा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ के दिखाता हूँ। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार of mass 1500 kg moving with at a velocity of 60 km/h। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें कितना वर्क डन करना है एक कार को रोकने के लिए जिसका मास है जिसका मास है 1500 kg मास है और वेलोसिटी है 60 km/h। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म निकाल लेते, कितना आएगा? वर्क डन जो है ना काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ m 1500
अभी वेलोसिटी रखा 60, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कल ही तो करके बता रहे थे एक, और इस पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, इसे सिंप्लीफाई कर लेना, जो होगा आंसर आ जाएगा। ठीक, जूल में आ जाएगा। वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और एक क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज पढ़ाते वक्त हमने बताया था कि 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक चेंज हो जाता है वेलोसिटी, तो कितना वर्क डन है वो सवाल भी आ चुका है। तो आप लोग ज़रा सा ध्यान करो, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी पढ़ाते वक्त बता दिया, सॉरी सॉल्व एग्जाम्पल का, और यह जो है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बता दिए। आगे एक दो सवाल और है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना डायग्राम दे रखा है। ठीक है, एक डायग्राम 18 का करा रहा हूँ। ये एक मास है, इस पे जो है ना फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहा है। ठीक है ना, एक दूसरा दे रखा है, फोर्स इधर से लग रहा है, मोशन इधर हो रहा है, और एक तीसरा दे रखा फिगर, मोशन इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। अब बताना किस में वर्क डन क्या होगा, प्लस पॉजिटिव किस में होगा, नेगेटिव किस में होगा, ज़ीरो किस में होगा। तो ये पहले वाले में वर्क डन जो है ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि 90 का एंगल है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा था, Fs cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 90 है, cos 90 ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ठीक है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस से करेंगे तो यहाँ नेगेटिव वर्क डन होगा। कितनी बात सुन में, तो ये फिगर से दे रखा कि किस केस में पॉजिटिव वर्क डन है, किस में नेगेटिव वर्क डन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 20 नंबर। हाँ भाई, इतना ही बता दोगे बहुत है, एहसान होगा बेचारे एनसीईआरटी को। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग 20 कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर करता हूँ। क्या दे रखा है ये, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 hours बाई 4 devices of power 500 watt each। 4 डिवाइसेस है, 500 उसका पावर है, 500 वाट पावर है, और कितनी देर चलाना है उसको, 10 hours। ठीक है ना, 10 hours चलाना है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, तो यूनिट जो है निकालना, यूनिट मतलब किलोवाट आवर के बराबर हो जाएगा। ये किलोवाट आवर एनर्जी कैसे, NPTD, N कितना है 4, 4 डिवाइसेस है, पावर कितना है 500, टाइम कितना लगाना है 10 आवर का। ठीक है ना, 10 hours, और एक दिन का है। इसको फिर इसके नीचे 1000 से डिवाइड भी करना है, ये 1000 डिवाइड कर दिया, 2 0 1 3 0, तो यहाँ से कर चला, ये 4 5 20 किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं, 20 यूनिट भी बोल सकते हैं। इतना बिजली कंज्यूम होगा। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ठीक है, यहाँ पे जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं जो अच्छे थे, और ज़रूर आएंगे सवाल कोई ना कोई। आहा, यस, हर चैप्टर से एक एक 2 सवाल रहता ही रहता है 9 10 से, और 9th का तो देखा गया ज़्यादातर न्यूमेरिकल रहा है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज में दे रखे या सॉल्व एग्जाम्पल है उनमें से है। तो अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। इसके आगे चलते हम लोग